हेलो, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक और नए सेशन में। हम लोग 20 दिन का जो शेड्यूल रखे हैं, वो आज दूसरा दिन है। कल थोड़ा मिस हो गया था कुछ कारण से, तो वो भी करवा देंगे आज शाम तक या कल करवा देंगे। जल्दी जो 20 दिन का शेड्यूल है, वो पता ही होगा कि कितना एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंस है। 10 नंबर पक्का इससे आने का चांस रहेगा, 10 से 15 नंबर। ठीक है, लेट ना करते हैं, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्या है ना कि 1 नवंबर को फाउंडेशन डे स्थापना दिवस मनाने वाले 8 राज्य हैं और 5 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ऐसे इसको याद करेंगे कि कौन कौन जो राज्य हैं और केंद्र शासित प्रदेश हैं जो 1 नवंबर को स्थापना दिवस मनाते हैं। तो हो गया हरियाणा, कर्नाटक, केरल। साउथ में आ जाओ, कर्नाटक केरल हो जाएगा, ये तो याद रहेगा। फिर पंजाब और हरियाणा वेस्ट में, पंजाब और हरियाणा जो होता है नॉर्थ और वेस्ट में होता है। फिर याद करो कि मध्य प्रदेश बीच में हो गया, उत्तराखंड, राजस्थान और छत्तीसगढ़। 5 केंद्र शासित प्रदेश हो गया, वो हो गया आंध्र प्रदेश, पुडुचेरी, लक्षद्वीप, चंडीगढ़, दिल्ली। एक बार फिर से देख लो, साउथ में कर्नाटक केरल, नॉर्थ और ईस्ट में, सॉरी नॉर्थ वेस्ट में पंजाब और हरियाणा, बीच में हो गया मध्य प्रदेश, और फिर एक ईस्ट में हो गया छत्तीसगढ़। 8 राज्य हो गया, और पंजाब और हरियाणा तो याद ही रखिएगा। 5 केंद्र शासित प्रदेश हो गया, आंध्र प्रदेश, पुडुचेरी, लक्षद्वीप जो केरल के तट पर पड़ता है, चंडीगढ़ और दिल्ली, जो अपना 1 नवंबर को स्थापना दिवस मनाते हैं। फिर एक आ गया ना कि कोल इंडिया लिमिटेड का 50वां वर्ष। कोल इंडिया लिमिटेड का जो स्थापना हुआ था वो 1 नवंबर 1975 को हुआ था, और 2025 में यह अपना 50वां वर्षगांठ मनाया। यह विश्व के सबसे बड़ी कोयला उत्पादक कंपनी है। 2024-25 में इसका जो उत्पादन था वो 781.1 मिलियन टन था। भारत में कुल कोयला उत्पादन का 80%, मतलब जो है ना कि जो भारत में कोयला उत्पादन होता है उसमें कोयला इंडिया लिमिटेड जो कंपनी है वो 80% कोयला यही कंपनी निकालती है। इसका जो मुख्यालय हो गया वो कोलकाता, पश्चिम बंगाल। यह भारत सरकार के कोयला मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। इसका स्थापना 1 नवंबर 1975 को हुआ था। ठीक है, फिर अब आ गया कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती। पहले विविध देख लेते हैं। तो अब क्या कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती क्या है आखिर, चलिए। हाँ, तो है ना कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो जन्म हुआ था वो 11 अक्टूबर 1875 को हुआ था। 11 अक्टूबर 1875 को। इन्हें लौह पुरुष के नाम से भी जानते हैं और भारत का बिस्मार्क कहा जाता है। ठीक है, लौह पुरुष और भारत का बिस्मार्क। और 31 अक्टूबर 1875 को जन्म हुआ था। इन्होंने बारदोली सत्याग्रह 1928 में किसानों के अधिकार को सफल आंदोलन बनाया। जो बारदोली सत्याग्रह था 1928 में, वह जो है किसानों के लिए जो आंदोलन था, और इन्होंने क्या बनाना सक्सेस करवाया, मतलब सफलता में अहम योगदान करवाया दिया। फिर कराची का अधिवेशन 1931, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की। हाँ, ये भी याद रहेगा, क्वेश्चन में आने का चांस रहेगा भाई कि जो 1931 में कराची का अधिवेशन हुआ था ना, कराची का अधिवेशन, वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की, जहां मौलिक अधिकार और आर्थिक नीति का प्रस्ताव पारित हुआ। फिर 562 देशी रियासतों को भारत में विलय कर एकीकृत भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सरदार वल्लभ भाई पटेल नहीं था, जो भारत का 562 को रियासतें थी उसे मिलाने का काम किया। और जूनागढ़ और जम्मू कश्मीर और हैदराबाद तो पुलिस के कार्रवाई से, और
हरि हरि सिंह हरि सिंह के सहयोग से जम्मू कश्मीर को मिला लिया गया था। ठीक है। और एक जगह जनमत संग्रह जूनागढ़ में जनमत संग्रह से करवाया गया था। राष्ट्रीय एकता, अखंडता और प्रशासनिक क्षमता का प्रतीक सरदार पटेल। अब देखते हैं क्या कि हाँ, तो विज्ञान एंड डिफेंस में आते हैं थोड़ा। क्या है कि विज्ञान एंड डिफेंस में आते हैं। तो इसरो द्वारा CMS 03, थोड़ा भाई पेन ये सब लेने में दिक्कत होता है, तो इसलिए थोड़ा टाइम लग जाता है, 1 सेकंड 2 सेकंड, कोई बात नहीं। जो प्रॉफिट हो रहा है उस पर ध्यान दीजिएगा, ये सब तो होता ही रहेगा। इसरो का CMS 03 संचार उपग्रह का सफल प्रक्षेपण। पता है क्या हुआ ना कि 2 नवंबर 2025 को प्रक्षेपण यान LVM-3 M5 बहुउपयोगी प्रक्षेपण यान उपग्रह का नाम जो था कम्युनिकेशन सैटेलाइट 03 संचार उपग्रह था। इसकी जो वेट था ना 4410 मतलब 4410 kg का एक संचार उपग्रह था CMS-3, जो इसरो के प्रक्षेपण यान LVM-3 M5 के यान से प्रक्षेपण किया गया था। इसका उद्देश्य क्या है कि दूरसंचार, टेलीविजन प्रसारण, विसैट सेवाएं, समुद्री और हवाई संचार को सुदृढ़ करना। यह उपग्रह GSLV M3 द्वारा श्रीहरिकोटा से प्रक्षेपित किया गया था। देखो LVM-3 पता है किसको बोलते हैं? GSLV को बोलते हैं। GSLV MK3 को ही LVM-3 बोलते हैं। द्वारा श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से प्रक्षेपित किया गया था। ठीक है। अब नौसेना का थोड़ा देख लेते हैं। ये वाला पता है कि भारतीय नौसेना में एक INS सावित्री है, जो यह भारतीय नौसेना की पहली प्रशिक्षण ट्रेनिंग शिप है। महिला अधिकारियों के प्रशिक्षण और नेतृत्व विकास हेतु समर्पित है। जो वुमेन ऑफिसर जो होती है ना, वो INS सावित्री जो है, उनका एक ट्रेनिंग करने के लिए एक युद्धपोत है। नारी शक्ति और समावेशन की दिशा में ऐतिहासिक कदम है। मतलब मेन के लिए तो युद्धपोत है ही है, लेकिन अगर समावेशन इंक्लूजन को ध्यान रखा जाए तो वुमेन के लिए भी तो उतना ही हक है कि उन्हें भी एक युद्धपोत हो। तो उनके लिए भी एक ऐतिहासिक कदम उठाया गया है कि INS सावित्री जो है वो वुमेन ट्रेनिंग शिप है, मतलब महिला अधिकारियों के प्रशिक्षण के नेतृत्व विकास हेतु समर्पित है। ठीक है। INS तारागिरी क्या है? यह एक उन्नत फ्रिगेट है, मतलब स्टील्थ हेल्थ गाइडेड मिसाइल है। पता है कि क्या होता है स्टील्थ हेल्थ? मतलब यह जो है ना दुश्मन के रडार पर बहुत कम नजर आती है। तमिलनाडु के कारवार में कमीशन किया गया है। तमिलनाडु के कारवार INS तारागिरी है, तो कारवार मतलब ये वारशिप है ना, तो INS तारागिरी कारवार में कमीशन किया गया है। इसे प्रोजेक्ट 17A के अंतर्गत स्वदेशी रूप से विकसित किया गया है, मतलब निर्मित किया गया है। अब देखो एक पता है क्या है कि धीरे धीरे भारत सरकार एंड डिफेंस के जो ऑफिसर हैं एंड सीडीएस हैं, जब धीरे धीरे मॉडर्न युग आ रहा है, तो अपनी क्षमता को विकसित करने के लिए क्या कर रहे हैं ना कि एकीकृत कर रहे हैं मिसाइलों को। ठीक है। यह भारत की स्वदेशी मल्टी मिसाइल सिस्टम है, जिसमें 5 मिसाइलें शामिल है। पटना मिसाइल प्रणाली अगर पूछेगा तो सतह से सतह मार करने वाली मिसाइल है। सतह से सतह। पटना क्या है? तो पटना PATNA 1 2 3 4 5, इसमें 5 लेटर आता है। ठीक है। तो 5 P मतलब हो गया पृथ्वी,
ए मतलब हो गया अग्नि, एन मतलब हो गया, सॉरी टी मतलब त्रिशूल, एन मतलब नाग, और ए मतलब आकाश। थोड़ा घेचपिच हो गया है, इसको हटा देते हैं। हाँ, तो एन से नाग और ए से आकाश। पृथ्वी मिसाइल पता है क्या, एक बैलिस्टिक मिसाइल है, अग्नि भी एक बैलिस्टिक मिसाइल है। अग्नि जो है ना मध्यम से लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है। ये याद करना कि पृथ्वी जो है कम दूरी वाले बैलिस्टिक मिसाइल है, सतत से सतह मार करता है, अग्नि मिसाइल है। या मध्यम दूरी वाले अग्नि मिसाइल है। त्रिशूल यह कम दूरी की त्वरित प्रतिक्रिया वाली मिसाइल है। नाग क्या, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। आकाश क्या है, मध्यम दूरी या डिफेंस प्रणाली है, मतलब दुश्मन की आ, जो विमान हो गया, या जो भी दुश्मन के, अगर भारत के क्षेत्र में कोई मिसाइल का अटैक हो गया तो उन्हें मार गिराने में आकाश बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान साबित करती है। तो आकाश क्या हो गया, मध्यम दूरी तक एयर डिफेंस मिसाइल प्रणाली है। एंड ये हो गया, एक हो गया, दो हो गया। अब तीन आते हैं, थोड़ा अंतर्राष्ट्रीय खेल, और अंतर्राष्ट्रीय खेल देख लेते हैं, ठीक है। एशियन यूथ गेम्स 2025 में बहरीन में हुआ। एशियन यूथ गेम्स 2025 कहाँ हुआ, बहरीन में। आयोजन की तिथि जो था 22 से 31 अक्टूबर 2025, स्थान बहरीन। भारत का प्रदर्शन जो था 100 पदक, कुल 100 पदक भारत ने जीता। 28 गो स्वर्ण था, 38 गो रजत था, 34 कांस्य था। ये याद करना कि सबसे अधिक स्वर्ण, सबसे अधिक क्या था, तो रजत था, चांदी था। सबसे कम क्या था, तो स्वर्ण था, और कांस्य फिर सेकेंड नंबर पे था। पदक तालिका में भारत द्वितीय स्थान पर रहा। एशियन यूथ गेम्स 2025 जो बहरीन में हुआ था, खेलों में भाग लेने वाले लगभग 45 प्लस देश ने भाग लिया था। अब हो गया अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन आईएमओ काउंसिल में भारत का पुनः निर्वाचन। आईएमओ क्या है, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन है। मतलब पता है क्या है कि समुद्र को रक्षा सुरक्षा देना, समुद्री सुरक्षा, समुद्र को पर्यावरण से रक्षा करना, और जहाज के लिए नियम बनाना। ये कौन करता है, तो आईएमओ संस्था जो यूएन की एक संस्था है। भारत को श्रेणी बी में वर्ष 2026-27 के लिए पुनः चुन लिया गया है, ठीक है। हाँ, तो एक देख लो यहाँ पे लिखा हुआ है, भारत जो है ना 7वीं बार काउंसिल का सदस्य बना। भारत जो है 7वीं बार क्या बना, काउंसिल का सदस्य बना। इसका जो मुख्यालय लंदन यूके में हो गया। संयुक्त राष्ट्र का एक विशेष एजेंसी है, ठीक है, ये तो बता ही दिए। अब G20 शिखर सम्मेलन, इसका जो आयोजन जो हुआ था वो जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका। 2025 के G20 शिखर सम्मेलन 2025 में कहा हुआ था, तो जोहान्सबर्ग, यहाँ जो क्रिकेट का मैच भी होता है, दक्षिण अफ्रीका में। आयोजन का तिथि जो था 22 से 23 नवंबर 2025। इसका थीम क्या था, एकजुटता, समानता और सतत विकास अधिकतर स्कीम में, सॉरी अधिकतर सम्मेलन में ये रहता ही है, ठीक है। और एआई भी रहता है, इनोवेशन। मिशन 300 पहल की घोषणा की। इसके तहत मतलब G20 में पता है क्या हुआ, मिशन 300 पहल की घोषणा हुआ। 2030 तक 300 मिलियन क्या, तो अफ्रीकियों को बिजली की पहुंच, मतलब 2030 तक मिशन 300 के पहल अफ्रीकियों तक बिजली की पहुंच होगा। भारत ने ग्लोबल साउथ की आवाज बुलंद की और सतत विकास, जलवायु न्याय और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर दिया G20 में, ठीक है। एंड तो आप देख लेते हैं क्या सरकारी योजनाएं क्या है आखिर। तो हमको 20 मिनट तक खत्म करना है भाई, क्योंकि टाइम का शेविंग करना ही जीवन का शेविंग है। टाइम सेव करो, जीवन सेव हो जाएगा, ठीक है। तो सरकारी योजनाएं और अन्य। विश्व मत्स्य दिवस कब मनाया जाता है,
तो विश्व मत्स्य दिवस जो है 21 नवंबर को 2025, मतलब 21 नवंबर को हर साल विश्व मत्स्य दिवस मनाया जाता है। इसका थीम क्या है? ब्लू ट्रांसफॉर्मेशन। फिशरी मत्स्य पालन को सनराइज सेक्टर कहा जाता है, मतलब जो इस सेक्टर में रोजगार मिल सकता है, इस सेक्टर से देश का विकास हो सकता है, इसलिए इसे सनराइज सेक्टर कहते हैं, क्योंकि यह रोजगार, पोषण, निर्यात और ग्रामीण आय में वृद्धि करता है, इसलिए इसे सनराइज सेक्टर कहते हैं। भारत विश्व के प्रमुख मत्स्य उत्पादकों देशों में से एक है, मतलब सेकंड नंबर पे है, फर्स्ट पर चाइना है मछली उत्पादन करने में। तो विश्व मत्स्य दिवस 21 नवंबर को। जितना भी दिवस जो है ना, वो जलवायु से या रिलेट रहेगा या तो पर्यावरण से रिलेट रहेगा, मतलब इसी चीज से, इसी सेक्टर से रिलेट रहेगा। फिर देखो क्या है कि विश्व कृषि क्षेत्र में संबंधित प्रमुख पहल, ये देख लो भाई थोड़ा। ये क्या है ना कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, पीएमकेएसवाई, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। उद्देश्य क्या है कि हर खेत को पानी, हर खेत को पानी, मतलब हर खेत तक पानी की पहुंच करवाना ही प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना है। सूक्ष्म सिंचाई को बढ़ावा देना, मतलब ड्रिप, जल को संरक्षण करना। सॉइल हेल्थ, सॉइल हेल्थ कार्ड योजना। उद्देश्य क्या है? मिट्टी की सेहत की जांच और पोषक तत्वों की जानकारी देना। मतलब सॉइल है, साइल नहीं है, सॉइल हेल्थ कार्ड योजना जो है, इसके तहत मिट्टी की सेहत, थोड़ा गलत टाइप हो गया है, तो मिट्टी की सेहत की जांच करना और पोषक तत्वों की जानकारी देना। इससे उर्वरक के संतुलित उपयोग और उत्पादकता में वृद्धि होगी। जैसे जब हम लोग पोषक तत्वों का यूज करते हैं, खाद का यूज करते हैं, तो कितना खाद डालेंगे, इन सब चीजों का सही उपयोग किया जा सकता है। कब ये उपयोग किया जा सकता है? जब मिट्टी की जांच होगा, मिट्टी की पोषक तत्वों की जानकारी होगा कि कितना चाहिए। फिर पीएम प्रणाम योजना, पीएम प्रणाम योजना क्या है? तो प्रधानमंत्री प्रोग्राम फॉर रिस्टोरेशन, अवेयरनेस, नॉरिशमेंट एंड एवल्यूरेशन ऑफ मदर अर्थ। रासायनिक उर्वरक के विकल्प के रूप में जैविक उर्वरक को बढ़ावा देना। पीएम प्रणाम योजना है, कोई ये मत पूछेगा, ठीक है, ये पूछेगा उद्देश्य क्या है। इसका उद्देश्य कि अभी भारत में रासायनिक उर्वरक का यूज ज्यादा हो रहा है, जिससे रोग भी ज्यादा हो रहा है और रोग प्रतिरोधक क्षमता भी कमी हो रहा है। इसे दूर करने के लिए क्या होगा कि रासायनिक उर्वरक की जगह क्या होगा, तो जैविक उर्वरक का यूज होगा, जैविक उर्वरक का। इससे मृदा की गुणवत्ता में सुधार होगा और पर्यावरण संरक्षण होगा। मतलब जितना योजना देखा सब क्या था, तो पर्यावरण और जलवायु के रिलेटेड ही था। इससे मृदा की गुणवत्ता में सुधार होगा और पर्यावरण संरक्षण होता है, ठीक है। अब एक देख लो कि सागर सागर कवच कोस्टल सिक्योरिटी एक्सरसाइज। सागर कवच जो है ना, हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल द्वारा आयोजित बहु एजेंसी तटीय सुरक्षा अभ्यास है। उसका उद्देश्य क्या है? मतलब बहु तटीय सुरक्षा को सुदृढ़ करना, समुद्री खतरों से निपटना, समन्वय और आपदा प्रतिक्रिया क्षमता बढ़ाना। इसमें नौसेना, वायुसेना, राज्य पुलिस बल, मछुआरा समुदाय और बंदरगाह प्राधिकरण को भागीदारी होती है। अब देखो, अगर आपदा आ गया, समुद्र समुद्र समुद्री क्षेत्र को अगर खतरा है, किस चीज से? तब पर्यावरण से। इन सब चीजों को दूर करने के लिए भारतीय तटरक्षक बल द्वारा, भारतीय नौसेना, वायुसेना और पुलिस द्वारा और कुछ मछुआरा को शामिल करके और बंदरगाह के प्राधिकरण की भागीदारी होता है। इन सब से मिलकर एक सागर कवच एक्सरसाइज हुआ, ताकि हम आपदा के समय हम अपनी जो प्रक्रिया का सही उपयोग कर सके और कम से कम
हानि पहुंचा सके और अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सके। थोड़ा आप सारांश देख लो एक बार ये वाला कि 1 नवंबर को क्या है, तो 1 नवंबर को 8 राज्य और 5 केंद्र शासित प्रदेश अपना स्थापना दिवस मनाते हैं। कोल इंडिया लिमिटेड की स्थापना 1975 में हुआ था, 2025 में 50 वर्ष का हो गया। उत्पादन क्षमता 781.1 मिलियन टन 2024-25 में। सरदार पटेल बारदोली सत्याग्रह, कराची अधिवेशन, रियासतों का एकीकरण में महत्वपूर्ण योगदान दिए। इसरो का CMS-3 कम्युनिकेशन सैटेलाइट 03 उपग्रह सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया 2 नवंबर 2025 को। इसके द्वारा तो LVM-3 द्वारा। INS सावित्री और तारागिरी भारतीय नौसेना में नई इकाइयां। पटना मिसाइल प्रणाली पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, नाग, आकाश मिसाइलें शामिल की गई है। एशियन यूथ गेम्स क्या है, तो एशियन यूथ गेम्स 2025 भारत ने द्वितीय स्थान हासिल किया 100 पदक के साथ। IMA काउंसिल ने भारत को पुनः निर्वाचन किया गया और 2025-26-27 के लिए भारत फिर से इसका सदस्य बन गया। G20 शिखर सम्मेलन 2025 का जो अध्यक्षता किया था वो दक्षिण अफ्रीका किया था, जोहान्सबर्ग में। मिशन 300 की घोषणा किया गया। यहाँ विश्व मत्स्य दिवस 21 नवंबर को ब्लू ट्रांसफॉर्मेशन का विषय थीम था। कृषि योजनाएं, प्रधानमंत्री PMKSY प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, सॉइल हेल्थ कार्ड, PM प्रणाम, यह एक महत्वपूर्ण योजनाएं हैं। तटीय सुरक्षा हेतु बहु एजेंसीय क्या था, एक एक्सरसाइज था, इसका नाम क्या था, सागर कवच। ये याद कर लो थोड़ा, एक बार ये हम देख लो भाई। हमको लग रहा है कि यहाँ से थोड़ा एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। कृषि क्षेत्र से संबंधित प्रमुख पहले क्या है, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, हर खेत तक पानी, सॉइल हेल्थ कार्ड, मिट्टी की सेहत को जांच करना, PM प्रणाम योजना, रासायनिक उर्वरकों के विकल्प के रूप में जैविक उर्वरकों को बढ़ावा देना। थैंक्स भाई, अच्छा लगा होगा तो आनंद लीजिएगा और एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा, निश्चित ही बनेगा। जय हिंद।